नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रूपमती है। उम्र 23 साल। रूपगढ़ की एक साधारण सी बहू हूं मैं। लेकिन लोग कहते हैं मेरी मदहोश आंखों, इस रसीले रूप और मेरी लचकदार चाल में कुछ ऐसा जादू है जो सीधे दिल तक छू जाता है और सामने वाले के अंदर तक एक अनजानी सी सिहरन लगा देता है। मेरी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, पर इस भरे पूरे बदन की कसी हुई कशिश ने इस घर के शांत माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया है। मेरा यह रसीला और मांसल शरीर, मेरी पतली कमर, और जब मेरा पल्लू कंधे से बार बार सरकता है तो देखने वाले की सांसें वही थम जाती है। रूपगढ़ का मौसम यूं तो हमेशा सामान्य रहता था, पर जेठ की एक ऐसी चिलचिलाती गर्मी वाली दोपहरिया आई जिसने गांव से दूर उस पुरानी हवेली के भीतर सस्पेंस और एक अनजानी तड़प का ऐसा खेल शुरू किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वही सबसे गहरी, अनकही और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूं, जिसे सुनकर आप भी अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बदन किसी ढली हुई मूरत जैसा है, जिसे इस चढ़ती जवानी ने और भी ज्यादा निखार दिया हो। 23 साल की इस उम्र में मेरा अंग पूरी तरह से भरा पूरा और गठीला हो चुका है। मेरी कमर इतनी पतली और लचकदार है कि जब मैं अनाज समेटने के लिए थोड़ा सा भी झुकती हूँ तो मेरी सूती साड़ी के नीचे की गहरी नाभि साफ अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। मेरे भारी और गोलाकार नितंब जब मेरी चाल के साथ डोलते हैं तो देखने वाले का दिल पूरी तरह बेकाबू होने लगता है। उस दोपहर मैंने एक गहरे नीले रंग की बेहद कसी हुई चोली पहन रखी थी, जो मेरी तनी हुई छाती और उभरे हुए अंगों को बड़ी मुश्किल से छुपा पा रही थी। गर्मी के मारे मेरे लंबे काले बाल खुले थे और मेरी गोरी पीठ पर पसीने से चिपके हुए बलखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ था मेरा देवर अजय। उम्र के इस पड़ाव पर उसका शरीर किसी कसरती नौजवान जैसा लंबा और गठीला था। उसका सीना इतना चौड़ा और मजबूत था कि कोई भी औरत उसकी बाहों में खुद को पूरी तरह महफूज या फिर पूरी तरह मदहोश महसूस करे। उसके बदन से एक अजीब सी तीखी, मदहोश कर देने वाली मर्दाना खुशबू आती थी, जो चंदन, पसीने और मर्दानगी का एक ऐसा मिश्रण थी जो किसी भी प्यासी रूह को बेचैन कर दे। उसकी आंखों में हमेशा एक भूखी और खोजी नजर रहती थी, जो जब भी मुझ पर पड़ती मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी आग सुलगा देती थी। उसका वह रोबीला अंदाज और कसरती बदन इस बंद हवेली के सन्नाटे में और भी ज्यादा खतरनाक और आकर्षक लग रहा था। रूपगढ़ गांव इस समय पूरी तरह से भयानक चिलचिलाती गर्मी और दोपहर के सन्नाटे की चपेट में था। बाहर इतनी तेज धूप थी कि धरती से आग की लपटें उठती हुई महसूस हो रही थीं। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे और आसमान से सूरज की तपिश ऐसी बरस रही थी जैसे चारों तरफ सन्नाटा रो रहा हो। इसी बीच गांव से दूर बनी इस पुरानी सुनसान हवेली में हम दोनों अनाज समेटने आए थे। घर के बाकी सभी लोग गांव की पंचायत में गए हुए थे। हवेली के इस पिछले हिस्से में पूरी तरह सुनसान माहौल था और मोटे दरवाजों के पीछे सिर्फ धूल और पुरानी लकड़ियों की गंध थी। बिजली न होने के कारण हवेली के भीतर एक अजीब सी घुटन और गाढ़ अंधेरा छाया हुआ था, जहां खिड़की की दरारों से आ रही धूप की पतली किरणें ही रोशनी का एकमात्र सहारा थीं। उमस इतनी तीखी थी कि बदन से पसीने की बूंदें लगातार बह रही थीं। अनाज की बोरियों को खिसकाने के कारण मेरा पूरा बदन और चोली पसीने से तर हो चुके थे। पूरे परिसर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे सिर्फ हम दोनों की सांसों की सरसराहट ही तोड़ रही थी। ऐसे माहौल में जब 2 जिस्म एक ही छत के नीचे अकेले हों तो सस्पेंस का बढ़ना लाजमी था। गर्मी और उमस से मेरा पूरा बदन सुलग रहा था। मैं हवेली के फर्श पर बैठी हुई अनाज को सूप से साफ कर रही थी। तभी अचानक पीछे से एक भारी और मर्दाना आहट हुई। देवर अजय बोरियों की ओट से निकलकर ठीक मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसका चौड़ा सीना धूप की मध्यम रोशनी में और भी विशाल लग रहा था। भाभी, बहुत उमस है। इस पुरानी हवेली का यह काम और कितना वक्त लेगा? उसने अपनी कड़क आवाज में पूछा, लेकिन उसकी आंखों की भूखी नजर सीधे मेरी पतली कमर पर टिकी थी, जहां से भीगा हुआ पल्लू पूरी तरह खिसक गया था। बस अजय, मैं यह आखिरी बोरी समेट रही हूं ताकि धूल न पड़े, मैंने अपनी कांपती आवाज में कहा और झुकने लगी। तभी अचानक मेरा हाथ एक भारी बोरी से टकराया और अनाज के दाने बिखर गए। आय! मेरे मुंह से एक तीखी सिसकारी निकल गई। घबराहट और गर्मी के मारे मेरा पूरा बदन तड़प उठा।
अजय ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर मेरी कसी हुई कलाई को मजबूती से दबोच लिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी तनी हुई और गठीली थी कि मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं सकती थी। उसके इस अचानक छुअन से मेरे पूरे जिस्म में एक अनजानी बिजली दौड़ गई। उसने मुझे संभालने के लिए अपना दूसरा हाथ मेरी पतली कमर के गिर्द कस दिया। कहाँ ध्यान रहता है आपका? देखो, पसीने से बदन कैसा भीग गया है, उसने बेहद करीब आकर कहा। उसकी सांसों की गर्म तपिश सीधे मेरे चेहरे और गर्दन पर पड़ रही थी। उसके कसरती हाथ का वह एहसास मेरी नाजुक और भीगी त्वचा पर इस कदर रगड़ खा रहा था कि मेरी आंखें मदहोश होने लगीं। मेरा पल्लू पूरी तरह फर्श पर गिर चुका था और मेरा भरा पूरा बदन उसके चौड़े सीने से चिपक गया था। मैं अंदर से पूरी तरह बेकाबू और बेचैन होने लगी थी, पर शर्म और लोकलाज के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। अजय, छोड़ो, यह हवेली बहुत पुरानी है, तुम इसकी दीवारों का दबाव संभाल नहीं पाओगे। मैंने हांफते हुए अपने बदन को थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश की, जहां उसके हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था। अजय ने मुस्कुराते हुए मेरी कलाई को और कस लिया। उसकी आंखों में एक अलग ही सस्पेंस था। भाभी, जो माल जितना भारी और रसीला होता है, उसे कोठरी में बंद करने का मजा उतना ही ज्यादा आता है। आप अभी नादान हैं। आपको नहीं पता कि इस तपती दोपहर में जब तक अंदरूनी प्यास न बुझे, तब तक चैन नहीं मिलता। पर अजय, बाहर चाहे जितनी भी धूप हो, घर की मर्यादा की छाव को छोड़ना ठीक नहीं। कोई देख लेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैंने अपनी भीगी पलकों को झुकाते हुए कहा, जबकि मेरा मांसल बदन उसके चौड़े सीने की गर्मी से सुलग रहा था। जब गोदाम में अनाज पूरी तरह भरा हो भाभी, तो बोरियों का फटना लाजमी है। इस गर्मी में जब तक सही जगह पर सही जोर न लगाया जाए, तब तक यह बेचैनी शांत नहीं होती। बस आपको इस जाल में पूरी तरह ढलना आना चाहिए। उसने मेरी कमर को थोड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जिससे मेरी कसी हुई चोली उसके ठीक सामने आकर और भी तन गई। हवेली की वह मध्यम रोशनी अब हम दोनों की बढ़ती बेचैनी की गवाह बन रही थी। अजय का वह मांसल और गठीला हाथ अब धीरे धीरे मेरी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंच चुका था, जहां सूती साड़ी का भीगा हुआ कपड़ा मेरी गोरी त्वचा से पूरी तरह चिपक गया था। इस तीखी दोपहर के मौसम में भी मेरे बदन से पसीने की छोटी छोटी बूंदें मेरी गहरी नाभि में जाकर समा रही थीं। मेरी गोरी और भरी पूरी काया इस समय डर और तड़प के एक अनोखे मिश्रण से सुलग रही थी। जब उसने अपनी उंगलियों से मेरी भीगी हुई पीठ को धीरे से सहलाया, तो मेरे मुंह से एक दबी हुई आह निकल गई। मैं बुरी तरह कांपने लगी। उसका वह मर्दाना अंदाज मुझे अंदर तक झकझोर रहा था। हवेली का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी मदहोशी घुल चुकी थी। मेरी पतली कमर में एक अजीब सी लचक पैदा हो रही थी, जो मुझे बार बार उसके और करीब खींच रही थी। वह मुझे अपनी मजबूत बाहों में दबोचने ही वाला था कि तभी अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगा एक पुराना ताला तेज हवा के झोंके से जोर से खटखटाया। सस्पेंस और डर के मारे हम दोनों एकदम से अलग हो गए। मैं हांफती हुई दीवार से जा टिकी और वह अपनी शर्ट के बटनों को ठीक करते हुए गहरी सांसें भरने लगे। दोपहर के 3 बज चुके थे, पर हवेली के भीतर अंधेरा और सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मैं एक कोने में खड़ी अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी, पर आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। बदन में वही अनजानी तपिश बरकरार थी। तभी अचानक अजय ने पीछे से आकर हवेली के उस छोटे कमरे के किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। सस्पेंस अपने चरम पर था। कमरे में केवल रोशनदान से आ रही धूप की एक पतली, धुंधली रोशनी थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती को चीरकर बाहर आ जाएगा। भाभी, इस बंद हवेली का रहस्य बहुत गहरा है। मैं अब और खुद को इस तड़प से रोक नहीं सकता, उसने भारी आवाज में कहा और सीधे मेरे करीब आकर मुझे दीवार से सटा दिया। उसके मजबूत, कसरती हाथों ने मेरे दोनों कंधों को दबोच लिया। उसके हाथ मेरी गोरी और पसीने से भीगी त्वचा पर रेंगने लगे। हमारे बदन एक दूसरे से पूरी तरह लिपट गए। उसकी चौड़ी छाती का दबाव जब मेरे भरे पूरे अंगों पर पड़ा, तो मैं पूरी तरह मदहोश होकर कराहने लगी। हमारे कपड़ों की सरसराहट और भारी सांसों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब आ गया कि उसके होठों की गर्मी मेरी सांसों को सोखने लगी।
जिस्म की यह आग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचने ही वाली थी। दोनों बदन पसीने से पूरी तरह नहा चुके थे और मर्यादा की सारी दीवारें टूटने ही वाली थीं कि तभी अचानक कमरे के ताक में रखा एक पुराना पीतल का दिया और मेरे पति द्वारा अजय को दी गई एक राखी जो उसने जेब में रखी थी, फर्श पर गिर गई। उस राखी पर धूप की रोशनी पड़ी, जिसने भाई बहन और पारिवारिक मर्यादा की याद दिला दी। उस चीज का गिरना जैसे हम दोनों के ऊपर ठंडे पानी का घड़ा डाल गया। अजय झटके से पीछे हट गया। उसकी आंखों में जो भूखी और मदहोश नजर थी, वह अचानक आत्मग्लानि और आंसुओं में बदल गई। उसने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया और जोर जोर से हांफने लगा। यह मैं क्या करने जा रहा था? अपने ही बड़े भाई की अमानत और मां समान भाभी पर ऐसा भटकाव। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। अजय की आवाज में अब वासना नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई पारिवारिक लोकलाज और जिम्मेदारी का एहसास था। उसने रोते हुए कहा, भाभी, आप इस घर की इज्जत है, मेरे बड़े भाई की अर्धांगिनी है। इस सूनी हवेली की घुटन और अकेलेपन ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। एक देवर का फर्ज अपनी भाभी की रक्षा करना और उन्हें मां का दर्जा देना होता है, मर्यादा लांघना नहीं। मैंने भी रोते हुए तुरंत अपना पल्लू संभाला और अपनी साड़ी को ठीक किया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक पल के भटकाव ने हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कगार पर ला खड़ा किया था। अजय, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। इस अकेलेपन और माहौल की मार ने हमें भटका दिया था। लेकिन आज हमारे परिवार के संस्कारों ने हमें एक बहुत बड़े पाप की खाई में गिरने से बचा लिया। देवर भाभी का रिश्ता इस दुनिया में बहुत पवित्र और सम्मानजनक होता है, और हम इस बंधन को कभी टूटने नहीं देंगे। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। अजय ने मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उस दोपहर के बाद से हमारे बीच वासना की वह दीवार हमेशा के लिए ढह गई और उसकी जगह एक सच्चे, पवित्र और मर्यादित देवर भाभी के रिश्ते ने ले ली। पारिवारिक संस्कार और लोकलाज की जीत हुई। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखो कि आपको यह कहानी और इसका पारिवारिक संदेश कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।